नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का दौर चल रहा है। हजारों की संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसरों की लगभग सभी विषयों में बहाली हुई है, लेकिन जाकिर हुसैन कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट में जब बहाली हुई तो वहाँ पढ़ा रहे एडहॉक पढ़ा रहे बहुत ही और कहें तो बहुत ही सालों से एडहॉक पढ़ा रहे एक शिक्षक थे। हम सभी उनको जानते हैं। उनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मण यादव। बहुत ही अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की है और सामाजिक न्याय के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं, जूझते हैं, लोगों के लिए मजलूमों के हक में आवाज़ उठाते हैं और जितने भी मुद्दे आते हैं जिसमें न्याय की बात हो तो उस पर बहुत ही रिसर्च के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात बहुत ही शालीनता के साथ रखते हैं। उनके प्रेजेंटेशन को अगर देखना हो तो उनके चैनल भी चलते हैं यूट्यूब पर। बहुत ही पॉपुलर चैनल है, लक्ष्मण यादव ऑफिशियल के नाम से। आप लोग सभी जानते होंगे, आपने देखा होगा। लक्ष्मण यादव वर्षों से पढ़ाते रहने के बावजूद हिंदी विभाग के इंटरव्यू में असफल हो गए और उनकी परमानेंट बहाली नहीं हो पाई। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे पास हैं डॉक्टर अभय कुमार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पेशे से शिक्षक भी हैं, बहुत अच्छा पॉलिटिकल साइंस के बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इनका भी यूट्यूब चैनल है। पॉलिटिकल साइंस के बेहतरीन लेक्चर्स इन्होंने दिए हैं और पूरे भारत के स्टूडेंट इनके चैनल को देखते हैं, सीखते हैं। बहुत सारे इनको फीडबैक आते रहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा के मामलों में और हर रोज़ जो घटनाएं होती हैं उस पर ये बेबाकी से लिखते भी हैं, कॉलमनिस्ट भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनका तारीफ़ और इनका तारुफ न करा के मैं सीधे इनके पास आता हूं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस में अभय जी ने भी इंटरव्यू दिया है। तो आखिर ऐसा कैसा इंटरव्यू चल रहा है कि जो पीएचडी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, जेएनयू से वर्षों से पढ़ा रहे हैं, जिनके लेक्चर्स पब्लिकली अपलोड हैं, जिनके क्लासेस को पूरी देश दुनिया देख रही है, सुन रही है, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोगों का चयन हो जा रहा है जिनके पास एक भी दिन पढ़ाने का अनुभव नहीं है। कई बार तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स की बहाली हुई है जिनके पास पीएचडी तक की डिग्री नहीं है। हम सीधे समझना चाहेंगे कि आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्ति कैसे हो रही है। डॉक्टर अभय कुमार। धर्मराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत दुख की बात है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो कि दिल्ली के तारीख़ी जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ा रहे थे, उनको परमानेंट तौर पे उनको टीचर नहीं बहाल किया गया और आज कॉलेज से वो बाहर हैं। अगर आम ज़बान में हम कहें तो सालों भर तालीम देने के बाद, एजुकेशन बांटने के बाद आज वो सड़कों पे हैं। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल है और एजुकेशन को जिस कदर ये सरकार, हिंदुत्व की सरकार, बीजेपी और आरएसएस की सरकार ने जिस तरह से एजुकेशन को बर्बाद किया है, जिस तरह से वंचितों को तालीम से दूर किया है, जिस तरह से अज्ञानता को फैलाया है, जिस तरह से सिस्टम के तमाम कानून, नियम, रूल्स की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरह से नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद किया गया है, जिस तरह का घोर जातिवाद किया गया है, जिस तरह से शाखा में जाने वाले लोगों को बाकी उनके सारे क्वालिफिकेशन को आंख मूंद कर बंद कर दिया जाता है और सिर्फ आप एक शाखा में जाते हैं, कुछ जो भाजपा के नेताओं के आगे पीछे करते हैं,
उस वजह से उनको नौकरी दी गई है। और जो भी काबिल लोग हैं और जो भी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, जिन लोगों की सोच एक सेकुलर है, सामाजिक इंसाफ में जो यकीन करते हैं, और ख़ासकर जो दलित, आदिवासी और जो पिछड़े समाज के, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको जानबूझकर यूनिवर्सिटी से भगाया जा रहा है। और लक्ष्मण यादव जी भी उसके शिकार बने हैं। और मुझे ये लगता है कि लक्ष्मण यादव जी को उनके एक्टिविज़म की वजह से, उनकी सोच की वजह से, उनकी एक अंबेडकर और फूले की विचारधारा में यकीन करने की वजह से, एक बदलाव लाने का उनका जो एक सपना था, इसलिए उनको टारगेट किया गया है। और हम सब लोगों को इस धांधली के खिलाफ बोलना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही आपने कि लक्ष्मण यादव के पास सारी योग्यता रहने के बावजूद उनका 2 अपराध इस शासन में सीधा सीधा दिख रहा है कि पहला, वो शाखा में नहीं जाते हैं और अंबेडकरवादी हैं, फूलेवादी हैं, पेरियारवादी हैं, न्यायवादी हैं। आप अभय जी, आपने भी इंटरव्यू दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजेस में। आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय के इंटरव्यू के भीतर, इंटरव्यू बोर्ड रूम में होता क्या है? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे कैंडिडेट्स के मेरिट को पहचाना जा सके? कैसे सवाल पूछे जाते हैं? क्या होता है अंदर? दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस तरह से धांधली बरती जा रही है, अगर मैं उसको बयान करूं तो अभी दोपहर हुए हैं, रात हो जाएंगे, फिर भी उस धांधली को मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन 3, 4, 5 बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं जिससे आपको लग जाएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मजाक, सबसे ज़्यादा भेदभाव, सबसे ज़्यादा कानून की धज्जियाँ जो हैं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय, जो कि अपने आप को कहता है कि भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान विश्वविद्यालय, इसके इंटरव्यू पैनल में होता है। सबसे पहली बात आप याद रखिए कि जब आप अप्लाई करते हैं और जब आपको इंटरव्यू बोर्ड में बुलाया जाता है, तो सबसे पहली बात जो धांधली होती है वो ये होती है कि इंटरव्यू बोर्ड में एक कैंडिडेट को 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाता है। अब मेरा सवाल ये है, 10 साल तक मैंने मैट्रिक की पढ़ाई की है, 2 साल इंटरमीडिएट, 3 साल बीए, 2 साल एमए, 2 साल एमफिल, 5 साल पीएचडी, फिर मैंने नेट पास किया है, फिर मैंने पेपर लिखे हैं। इसमें मैंने 25 साल, 30 साल, 32 साल अपने ज़िंदगी के दिए हैं। और वर्षों तक मान लिया एडहॉक की पढ़ाई, एडहॉक उसके शिक्षक के रूप में काम किया, शिक्षक के तौर पर मान लीजिए 5 साल, जैसे लक्ष्मण जी भी काम किए तो 5 साल और जोड़ 14 साल से तो मान लीजिए अगर उनकी पढ़ाई की जो कोशिश थी वो 25 साल मान ली जाए और एडहॉक को 10 साल मान लिया जाए, 15 साल मान लिया, तो 35 साल के आसपास उनकी कोशिश हो गई। तो 35 साल की मेहनत को नज़रअंदाज करके 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर में जो इंटरव्यू होता है, उसमें तकदीर का फैसला किया जाता है। उस इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग बैठते हैं, जो महान लोग जो बैठते हैं, जो मुअज़्ज़ज़ और जो आदरणीय रेस्पेक्टेड जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, वो सवाल ऐसा पूछते हैं जिस सवाल का कुछ लेना ही देना नहीं होता है। ऐसा लगता है, अगर मैं बाजारू ज़बान का इस्तेमाल करूं तो ऐसा लगता है कि जैसे टाइम पास कर रहे हैं। एक आध उदाहरण दीजिए, किस प्रकार का सवाल पूछते हैं? दिल लगी कर रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक इंटरव्यू बोर्ड में जब मैं गया तो मुझसे पूछा जा रहा है कि आप तो हिस्ट्री में आपका पीएचडी है और आपने तो एमए पॉलिटिकल साइंस से किया है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने उनसे कहा कि जो हेराल्ड लास्की जो हैं, जिनकी किताब ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, उस किताब के बगैर पॉलिटिकल साइंस पूरा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। वो हेराल्ड लास्की पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते थे, बाद में वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लगे। जो बेनी प्रसाद वर्मा थे, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पहले एचओडी हैं। उनका काम एंशिएंट इंडिया के पॉलिटिकल थॉट में है, लेकिन उन्होंने जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को उन्होंने उसको हेड किया। यही बात प्रोफेसर ताराचंद के साथ भी है, जिनका काम इस्लाम पे आज भी रिकॉग्नाइज किया जाता है,
लेकिन ताराचंद जो थे वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में थे। मैंने अपनी पीएचडी जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ पे की है। और अगर आप जेएनयू की लाइब्रेरी में जाएंगे 1970 से लेके अभी तक मैंने माइनॉरिटी राइट्स, स्टेट, इसके रिलेशंस को देखा है। तो उसको अगर आप जेएनयू की लाइब्रेरी में अगर मेरे थीसिस को देखते हैं तो उसमें टर्म होता है, सब्जेक्ट कैटेगरी में होता है पॉलिटिकल साइंस। यानी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को अलग नहीं किया जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हिस्ट्री और हिस्ट्री के अंदर में पॉलिटिकल साइंस है। और सब्जेक्ट को बांटना जो है ना, ये हाल फिलहाल की चीज़ें हैं। और बड़े बड़े विद्वानों को कहना है कि हमको इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। ये आजकल जो क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें बातें होती है कि इंटरडिसिप्लिनरी हमको अप्रोच से काम लेना है, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में कहा जाता है अरे आपने तो पॉलिटिकल साइंस में किया है, तो आपने हिस्ट्री में किया है। और मुझसे बोर्ड के एक मेंबर ने जब मैंने कहा कि ताराचंद को देखिए या पार्थो चटर्जी को देखिए, ये लोग तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से इनका डायरेक्ट रिलेशन है, तो उन्होंने कहा तुम अपने आप को ताराचंद समझते हो? तो मैंने अपना माथा पकड़ लिया और मैंने कहा कि आप इस तरह की बातें, असंवैधानिक बातें, किसी को ह्यूमिलिएट करने वाली या बातें नहीं कर सकते हैं। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए यहाँ पे। और फिर उसके बाद मुझसे कहा गया कि आप चले जाइए यहाँ से। तो सबसे पहले इंटरव्यू बोर्ड में, और आपने कहा भी है, पहले आपने जिक्र भी किया है कि अंदर इंटरव्यू में लगातार समोसे, चटनी, पकौड़े चलते हैं। वो भी मैं आ रहा हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड में 4 से 5 मिनट तक सवाल होता है और उसके बाद में 2-3 मिनट तो आने जाने बैठने में सब खत्म हो जाता है। फिर वो लोग खाने में वक्त लगा देते हैं। फिर मोबाइल पे कोई बात कर रहा है। एक कैंडिडेट मोबाइल लेके नहीं जा सकता है इंटरव्यू बोर्ड में, तो सिर्फ मेंबर कैसे मोबाइल लेके जा सकते हैं? एक देश में 2 कानून कैसे चलेगा? कानून के सामने बराबरी तो हमारे संविधान की आत्मा है। और देख लीजिए, सवाल भी उठपटांग पूछे जाते हैं और सवाल ऐसे पूछा जाता है जिसका मतलब नहीं है। मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में गया था, अच्छा, जहाँ से निकाला गया है लक्ष्मण जी को। उससे उसके प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि तुम जितना जानते हो उससे जाना तो रोड का लोग जानता है उसके ऊपर में। फिर मुझसे क्या करे कि जेएनयू के लोग इतने पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, क्या प्रिंसिपल पॉलिटिक्स नहीं करता है? अगर प्रिंसिपल पॉलिटिक्स नहीं करता तो एक शिक्षक को प्रिंसिपल क्यों बनाया जाता है और बाकी को क्यों नहीं बनाया जाता है? अगर टीचर क्या पॉलिटिक्स नहीं करता और पॉलिटिक्स कौन नहीं कर रहा है? तो कहने का मतलब है धर्मराज जी, सबसे पहले तो इंटरव्यू बोर्ड में ढंग से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, फिर ह्यूमिलिएट किया जाता है। और एक और दिलचस्प बात है, जो दलित समाज से आते हैं उनको खास तरह से टारगेट किया जाता है। आदिवासी समाज के लोगों को भी टारगेट किया जाता है। महिलाओं के ऊपर में उनको टारगेट किया जाता है। और जो मुसलमान, जो अकलियत, जो माइनॉरिटीज़ के होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। अगर आप जेएनयू से हैं तो आपको टारगेट किया जाता है। लेकिन अभय जी, अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं और आपने फॉर्म भरा, आपको इंटरव्यू कॉल आ गया, तो सवाल तो आपसे पूछेंगे ना। उससे उनको क्या मतलब है कि आप एसटी हैं कि एससी हैं कि माइनॉरिटी है? तो क्या हर बार वो सवाल पूछेंगे तो आप कहेंगे वो अच्छा सवाल नहीं? सवाल तो कैंडिडेट के मुताबिक पूछा नहीं जाएगा। सवाल पूछने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन सवाल जो पूछता है, सवाल पूछने वाले की जो मंशा है, वो भी सवाल का जवाब देने वाले को समझ में आ जाता है। अब एक एग्जांपल दे रहा है, मेरे एक दोस्त हैं इसी जेएनयू में, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में गए थे इंटरव्यू देने के लिए, और उनके नाम से पता चल गया कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर हैं, उनके समाज से आते हैं। हो सकते हैं। जी। एक गेस हो जाता है। तो उनसे क्या पूछा जाता है कि आप एक खास तरह का मीट का मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अच्छा। जी। और ये खास तरह का मीट का मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? कांचा लैया उस तरह का मीट खाने की बात करते हैं। आपका क्या लेना देना है? भाई, मेरी पीएचडी अगर मान लीजिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ पे है, तो मैं किस तरह का मांस खाता हूँ या किस तरह का मांस नहीं खाता हूँ, इससे क्या लेना देना है? मैं एक बार मानू यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया, तो मुझसे उन्होंने पूछा आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की है? तो मैंने कहा कि मैंने जामिया में पढ़ाई की और जेएनयू में पढ़ाई की। अब कह रहे कि जामिया और जेएनयू में क्या सिमिलरिटी है, क्या मतलब है? जामिया जो है वो आपको राष्ट्रीय आंदोलन से निकला हुआ है, 1920 में निकला हुआ है। जेएनयू जो है वो 1970 के करीब में है। दोनों के अलग अलग इतिहास है, सारे इदारों के इतिहास अलग अलग हैं। तो इंटरव्यू बोर्ड में गलत सवाल पूछे जाते हैं, टाइम पास किया जाता है। और 2 मिनट और लेके मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक चपरासी का भी अगर एग्ज़ाम देंगे, चपरासी की भी नौकरी चाहिए, तो कुछ आपसे रिटन टेस्ट लिया जाता है। लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना कोई रिटन टेस्ट है, ना कोई आपका कोई मेरिट लिस्ट बनता है।
ज़्यादातर फैसले इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए 5 लोग जो हैं तय कर लेते हैं। उन 5 लोगों का चयन कैसा होता है ये भी आपको जानना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट तय करता है, चाहे प्रिंसिपल तय करे, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री डिपार्टमेंट तय करे। इसलिए आप देखेंगे कि चेहरे 10-15 अलग अलग हो सकते हैं, 5 अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सब लोग एक ही राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। और ये पहले ही मुझे लगता है, और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि आजकल बहुत ऐसे मामले सुनने में आए कि इंटरव्यू होने से पहले ही ये पता चल जाता है कि किसकी नौकरी होने वाली है। और एक और बात कह रहा हूँ कि एक और इंक्वायरी हो, मैं आपके चैनल से इस बात को उठाना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने लोगों को नौकरी मिली है उन लोगों का एक मेरिट लिस्ट बने कि उन्होंने एमए में कितना नंबर लिया है, क्या उनके पास एमफिल है कि नहीं, क्या उनके पास पीएचडी है कि नहीं, क्या उनके पास पेपर है कि नहीं, और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके पास क्या एमए था कि नहीं, क्या एमफिल था कि नहीं, क्या पीएचडी था कि नहीं, क्या उनका पेपर कहीं छपा था कि नहीं। तो आप पाएंगे कि अगर इंटरव्यू बोर्ड में 100 लोग हैं तो ऐसा नहीं है कि जो टॉप के 2-3% के लोग थे उन्हीं में से किसी का सिलेक्शन हुआ है। जो बिल्कुल जिनका मेरिट में वो कहीं नहीं थे उनको धांधली करके उनको टिकट दे दिया गया, उनको रिक्रूट कर दिया गया, और इससे शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। और इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि टीचरों की बहाली के लिए एक कमीशन बने। वो कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टाइप का बने जिसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में कोई सवाल ना हो। सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हों वो उससे रिटन टेस्ट लें, और रिटन टेस्ट जो हो सब्जेक्टिव हो, क्योंकि जो टीचर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उनको रिसर्च करना होता है और उनको आपको थीसिस लिखवानी पड़ती है। यानी जो व्यक्ति लॉन्ग आंसर लिखने में बेहतर हो वो टीचर बनने के लिए या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनने के लिए बेहतर है। फिर आपने क्या क्या परफॉर्मेंस आपका रहा है उसका भी एक मेरिट लिस्ट बने, और इंटरव्यू का मार्क्स कम से कम किया जाए। 15 है, आप उसको 10 कर सकते हैं, आप उसको 5 कर सकते हैं, उसको 7 कर सकते हैं, लेकिन 15 से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पूरे देश में एसटी, एससी और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं सारे बैकलॉग सीटों को भरा जाए, और नॉट फाउंड सूटेबल अगर आपको माइनॉरिटी कैंडिडेट कोई हो या एससी एसटी हो या ओबीसी हो जो वंचित तबके में। आजकल तो ऐसा आरोप लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पर खुले तौर पे कि यूआर कैटेगरी तक में जहाँ पे एनएफएस पहले नहीं लगाया जा, अब वहाँ धड़ल्ले से कहीं कहीं एनएफएस लगाया मैं कह रहा हूँ कि यूआर कैटेगरी में भी एनएफएस लग सकता है। नहीं, लगा है मान लीजिए, और हो सकता है कि उनके मुताबिक अगर कैंडिडेट नहीं फिट बैठ रहे हो तो किसी के भी पीएचडी जमा नहीं हुई है, किसी को इंतजार में हो, है ना, उनका कोई दुल्हा कोई और हो, अभी तक नहीं पहुंचा है वो दुल्हा, इसलिए उन्होंने बारात को कैंसिल कर दिया। ये मुमकिन है। लेकिन एक और बात कहना चाहता हूं कि एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं, इनके साथ जो जुल्म होता है वो जुल्म बहुत ही ज्यादा है यूआर के कैंडिडेट के मुकाबले में। मैं भी यूआर कैंडिडेट से हूं, मेरे साथ भी भेदभाव होता है, लेकिन मेरा दर्द जो है एक एसटी के दर्द से और एक ओबीसी के दर्द से, एक महिला के दर्द से, एक किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के दर्द से बहुत ही कम है। इसलिए मैं कहता हूं यूआर में भी इंक्वायरी हो, लेकिन जो एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के जो कैटेगरी हैं अगर उसमें धांधली हो तो सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। और मुझे लगता है कि ये सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, नहीं तो आने वाले 5-10 सालों में, मैं फिर से कह रहा हूं, हायर एजुकेशन को बर्बाद कर दिया जाएगा। और फूले जी को हम लोग याद कर रहे थे उनके डेथ एनिवर्सरी पे 28 तारीख को, आज से 4-5 दिन पहले, और फूले जी ने एक बात कही और यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। शिक्षा से वंचित रखकर, अज्ञानता फैला के इस देश में मुट्ठी भर मनुवादी लोगों ने रूल किया है, और इन लोगों ने शूद्रों से और पिछड़ों से और अतिशूद्रों से और महिलाओं से, दलितों से, मुसलमानों से गुलामी करवाई है। इसलिए मुक्ति का रास्ता एजुकेशन है, और जब एजुकेशन में जब दलित और पिछड़ा आना चाहता है तो उस एजुकेशन में नहीं आने के लिए ऊंचे जो बैठे हुए जो लोग, ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो तरह तरह की साजिशें करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं। और सरकार के आंकड़े हैं कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लागू होने के बाद, जो 1990-92 में ही लागू हो गए थे, आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4 से 5% ही प्रोफेसर हैं। कौन हक मार रहा है ओबीसी का? और अभी एक स्टोरी वायर में मैं पढ़ रहा था कुछ देर पहले
कि 13,000 से ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में IIM में IIT से उनको बाहर कर दिया गया है पिछले 5 सालों में, ड्रॉप आउट हो गया है। ये सब जातिवाद की वजह से हुआ है। ये जो कहा जा रहा है कि नहीं नहीं उन्होंने इस कोर्स को छोड़ के उस कोर्स में चले गए, गलत है। एक दलित बच्चे को, एक OBC बच्चे को IIT में एडमिशन लेने के लिए उसके बाप को रिक्शा खींचना पड़ता है, उसकी माँ को भूखे सोना पड़ता है, तब जाके वो बच्चा क्वालिफाई करता है। लेकिन जब क्वालिफाई करता है जो द्रोणाचार्य किस्म के जो लोग हैं, जो मनवादी किस्म के लोग हैं, ये लोग उसका कत्ल करने की कोशिश करते हैं, रोहित वेमुला मनाने की कोशिश करते हैं। और हायर एजुकेशन में अभी भी रिप्रेजेंटेशन ST कम्युनिटी का सबसे कम है। मुसलमानों का भी रिप्रेजेंटेशन कोरोना के बाद से नीचे गिर रहा है। इसलिए ST SC OBC के चाहे कैंडिडेट्स हों चाहे टीचर हों, उसकी सीटों को भरा जाए। अरे वाइस चांसलर में 4-5 आदिवासी के अलावा नहीं है। अरे भाई, जब 8% इस देश में आदिवासी हैं और पूरे देश में अगर वाइस चांसलर मान लीजिए 500 हैं, तो 500 का 8% कितना हुआ पता है? 40 या 50 होना चाहिए कि नहीं? 5 क्यों है? कौन लोग मलाई खा रहे हैं? इसलिए हम लोगों को लक्ष्मण यादव जी जैसे सामाजिक न्याय के योद्धा के साथ हम अपनी एक एकजुटता का, अपनी सॉलिडारिटी का इजहार करते हैं। और आज शिकार बने हैं लक्ष्मण जी, इससे पहले भी दलित बहुजन पिछड़ा शिकार बनते आ रहा है, अंगूठा काटा जा रहा है। लेकिन अब हम अंगूठा काटने वाले चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज बाबा साहब अम्बेडकर के जो डेथ एनिवर्सरी है, इस पे हम लोग को कसम खाना है कि हम उनके रास्ते पे, फूले जी के रास्ते पे एजुकेट यानी शिक्षित बनो, ऑर्गेनाइज यानी संगठित बनो, और एजिटेट यानी अन्याय के खिलाफ लड़ो। आओ हम सब कसम खाएं कि शिक्षा में लोकतांत्रिकरण करने के लिए हम लड़ें, और दलित पिछड़ा OBC के अधिकार के लिए लड़ें, और ऊंची जाति में भी जो सही लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ें और मनुवादियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करें। धन्यवाद धर्मराज जी। हम सुन रहे थे डॉक्टर अभय कुमार को, जिनके साथ खुद बहुत दिल्ली विश्वविद्यालय के नियुक्ति के दौरान बदतमीज़ी की गई। इंटरव्यू बोर्ड में इन्होंने अपने YouTube चैनल पे इसका जिक्र भी किया है, अपना दर्द साझा भी किया है। IP कॉलेज में जब सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहाली हुई, तो वहाँ जितने भी लोग सोशियोलॉजी पढ़ा रहे थे, लगभग सभी लोगों को बाहर कर दिया गया था और बिल्कुल नए लोग आए। और जो लोग नए लोग वहाँ लगभग बहाल हुए, उसमें से बहुत सारे लोग सीधे सीधे ऐसे हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट से यह पता चलता है कि उनका ताल्लुक सीधा जो वर्तमान समय में पार्टी रूल कर रही है, देश चला रही है, उस पार्टी से उनके ताल्लुकात रहे हैं। ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत कॉलेज हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे बहुत ही अनुभवी शिक्षकों को दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस से निकाला जा रहा है परमानेंट बहाली में, और एक मिसाल दिया जा रहा है, एक समझिए तो सबक दिया जा रहा है कि जो भी शिक्षक डिग्री लिया है वो क्लास में भले ही छात्रों के सामने, छात्राओं के सामने बड़ी बड़ी बातें कर लें, न्याय की बातें कर लें, लेकिन अगर वो न्याय को अपने जीवन में उतारने की शिक्षा देंगे, अपने व्यवहार में लाएंगे, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन या जो अभी जो हुकूमत है, भाजपा की सरकार है, इनके नुमाइंदे कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको डॉक्टर अभय कुमार की तरह इंटरव्यू बोर्ड में अपमानित किया जाएगा, डॉक्टर लक्ष्मण यादव की तरह मिली हुई नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, परमानेंट की बहाली नहीं दी जाएगी, उन्हें सड़कों पे धकेल दिया जाएगा। मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपके साथ भी ऐसी बदतमीज़ी हो रही है, ऐसा अन्याय हो रहा है, तो आप बिल्कुल चुप न बैठें। आप ये ना सोचें कि अगर आप अपने लिए न्याय मांगेंगे तो आपकी पहचान होगी और आपके साथ जुल्म होगा, बल्कि चुप रहने से जुल्म और बढ़ेगा और लोगों को भी पता नहीं चलेगा, आप इतिहास में दबा दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं डॉक्टर अभय जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया और अपने अनुभव साझा किए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ एकजुटता दिखाई, सॉलिडारिटी एक्सप्रेस किया। थैंक यू वेरी मच अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, हम बहुत ऐसे तमाम मुद्दों के लिए फिर से आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।